पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज से हमारी मशीन सेकंड की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दें और आप सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके पेपर 22 मार्च से स्टार्ट होंगे पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के। ठीक है, 6 सेमेस्टर की क्लास आपके पेपर के बाद आएंगे। देखिए, 3 सब्जेक्ट आपके हैं 6 सेमेस्टर में, तो वो 1.5 से 2 महीने में पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम तैयारी करेंगे 5th सेमेस्टर के लिए, क्योंकि 22 तारीख से आपके सभी लोगों के जो कि 22 मार्च से पेपर हैं। एक चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखें, इस बार आपका पेपर भी थोड़ा हार्ड आ सकता है और साथ ही एक चीज जो बिल्कुल फिक्स है कि आपकी कॉपी बहुत ही कायदे से चेक की जाएंगी। तो आप लोग कोशिश करें कि सभी टॉपिक को कवर करें। हम आपको जितने टॉपिक पढ़ाते हैं उन सभी को पढ़ें। ठीक, कोई भी टॉपिक छोड़े ना, आपका पेपर कहीं से ही बन सकता है और पेपर आपका चाहे जैसा आए। ठीक, आपको सभी टॉपिक पढ़ते हुए चलना है, साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरने का प्रयास करना है, तभी आप एक अच्छे नंबर गेन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा रिवीजन का। इसके पहले आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज आ चुकी है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। पीएलसी की ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी कंप्लीट है। इसी के साथ आपकी आईएमईडी की भी 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां जाकर इन सभी की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे रिवीजन। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। 100% पूछने के चांसेस के आपके पेपर में बनते हैं। इसको बड़ी आसान तरीके से हम समझते हैं। देखिए, एक ऐसी मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? एक ऐसी मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई पर क्या करती है, कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसे किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। मतलब कि आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट या शुरू करने के लिए हमें किसी भी स्टार्ट करने वाली डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, मतलब कि यह मोटर खुद से स्टार्ट होने वाली होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण मतलब कि इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी जो कि है कहते हैं। देखिए, इसका डायग्राम जो कि आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा। ठीक, ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम। ठीक, इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएं। देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ये आपका रोटर है, यहाँ से हमने 3 फेज एसी सप्लाई दी है। ठीक, ये आपका स्टेटर और ये है आपका एयर गैप। ठीक है, तो इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल से समझना हो तो वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। ठीक है, वहां जाकर आप मशीन की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां पर हमने आपको जो कि एनिमेशन के साथ आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर को समझाया है। ठीक है, अब देखिए, इसके आगे लिखेंगे आपका ये जो आपका क्वेश्चन आएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लगभग आपको कम से कम इसमें 2 से 2.5 पेज भरना ही होगा, तब जाकर आपको जो कि है पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, आपका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, मतलब कि संरचना। हम संरचना में क्या लिखेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर के बारे में जानते हैं। स्टेटर क्या होता है? देखिए, यह मोटर का सबसे बाहरी भाग होता है। देखिए, किसी भी मोटर का सबसे बाहरी भाग हमारा स्टेटर कहलाता है। यह मोटर के चलने पर घूमता नहीं है। देखिए, एक जो बेसिक सी चीजें हैं, ये चीजें सभी लोगों को पता होती है। ये चीज आपको याद करने की नहीं है। स्टेटर सबसे भारी भाग होता है। ठीक, ये घूमता नहीं है। ये तो नॉर्मली सभी लोगों को पता ही होती है। ठीक है, स्टेटर देखिए क्या, यह मोटर के चलने पर घूमता नहीं है, मतलब कि स्थिर रहता है। स्टेटर में ही अंदर की तरफ से स्टेटर कोर लगाया जाता है। स्टेटर कोर पर ही 3 फेज आपका स्टार या डेल्टा बाइंडिंग की जाती है। ठीक, आपकी जो स्टेटर कोर होती है इस पर ही हम क्या करते हैं? 3 फेज स्टार या डेल्टा बाइंडिंग करते हैं। स्टेटर को एसी सप्लाई देने से वह घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। जब हम स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं तो वह क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है, स्थापित करने लगता है।
स्टेटर को आपका 0.35 mm से आपका 0.5 mm तक लेमिनेटेड किया जाता है। स्टेटर के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, स्टेटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर फ्रेम, दूसरा होता है स्टेटर कोर और तीसरा होता है स्टेटर बाइंडिंग या आपका फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी जो कि हमको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। अब देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं किसके बारे में? स्टेटर फ्रेम के बारे में। देखिए, यह है मोटर का सबसे बाहरी भाग होता है। इसका मुख्यतः कार्य स्टेटर और फील्ड बाइंडिंग को आपका सपोर्ट करना होता है। यह मोटर के अंदर के भागों की रक्षा करता है। देखिए, आपकी जो मोटर की बाहर की बॉडी होती है क्या करती है? मोटर के अंदर आपका धूल मिट्टी पानी ये सभी जाने से रोकती है और मोटर के अंदर के भागों की क्या करती है? रक्षा करती है और उन पर वातावरण आदि का प्रभाव नहीं पड़ने देती है। मोटर के बाहरी चोट से बचाती है। यह आपके ड्राई कास्ट और आपके फैब्रिकेट स्टील से बनी होती है और यह बहुत मजबूत होती है। जो आपकी स्टेटर फ्रेम होती है क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। अब इसके बाद हम लिखते हैं स्टेटर कोर के बारे में। देखिए, स्टेटर कोर के बारे में समझते हैं क्या होता है। स्टेटर कोर का मुख्य कार्य आपके अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करना होता है। आपके स्टेटर कोर का क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है इसका? अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करना होता है। मोटर के लॉसेस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। मोटर के लॉसेस को या हानियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर को लेमिनेटेड करते हैं। कोर को आपस में जोड़कर स्टेटर बनाया जाता है। फिर स्टेटर को आपके स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है। ठीक, जो स्टेटर बनता है किस में रखा जाता है? स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है। एक नोट आप यहाँ पर लिखते हैं कि लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, लेमिनेटेड जो होता है आपके सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं अगला और तीसरा पॉइंट, स्टेटर बाइंडिंग या फील्ड बाइंडिंग क्या होती है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर की परिधि पर हम 3 फेज बाइंडिंग करते हैं। 3 फेज बाइंडिंग में 3 फेज एसी पावर आपका अप्लाई करते हैं और आपके बाइंडिंग के 3 फेज या आपके स्टार या डेल्टा में जुड़े होते हैं। ठीक, क्या होती है? बाइंडिंग के 3 फेज या आपके स्टार या डेल्टा में जुड़ी होती है। इस बाइंडिंग को हम फील्ड बाइंडिंग भी कहते हैं। जब हम बाइंडिंग में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ठीक, जनरेट होती है। अभी हमने पढ़ा स्टेटर के बारे में। देखिए, स्टेटर फ्रेम के बारे में पढ़ा, स्टेटर कोर के बारे में और स्टेटर बाइंडिंग के बारे में। अब जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा भाग होता है वो होता है रोटर। तो हम पढ़ेंगे रोटर के बारे में। देखिए, मोटर के अंदर का वह भाग जो मोटर के चलने पर स्टेटर के अंदर घूमता है, रोटर इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग भाग होता है, जो रोटर सॉफ्ट के माध्यम से आपके मैकेनिक लोड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इस तरह से आप जो कि रोटर का आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप रोटर का डायग्राम बना देंगे। ये आपकी सॉफ्ट है, ये आपकी वायरिंग है। ठीक, ये आपकी एंडिंग रिंग। ठीक, ये आपका कंडक्टर है, ये आपकी है क्या? एंड रिंग। ये दो आपकी एंड रिंग लगी हुई है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, वर्किंग में हम क्या लिखेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग में हम लिखेंगे कि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सबसे पहले ही हमने ये पढ़ा था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। यह विद्युत आपके चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और मोटर को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तब वह सप्लाई मोटर के स्टेटर पर की गई बाइंडिंग में जाती है और आपके म्यूचुअल फील्ड उत्पन्न होती है। उस रोटर के सामने जब आपके मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है तो रोटर पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है और रोटर क्या करने लगता है? रोटर घूमने लग जाता है। देखिए, जब आपके रोटर पर जो कि टॉर्क उत्पन्न होगा तो रोटर क्या करेगा? घूमने लग जाएगा। ठीक, आप अगर यहां तक लिख देते हैं आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना और इसकी वर्किंग, यहीं तक आपके 2 से 2.5 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देने हैं तो इससे जो कि है 2.5-3 पेज आपका भर जाएगा। तो आराम से आपको 5 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, एडवांटेज, इसके लाभ क्या क्या हैं? यह मजबूत एवं सरल होती है। यह बहुत कम आपके मूवेबल भागों से बनी होती है, मतलब कि घूमने वाले भागों के साथ निर्मित होती है।
यह कठोर वातावरण में जैसे कि समुद्री जहाजों में कार्य कर सकती है। ठीक, इसकी मेंटेनेंस कीमत कम होती है, मतलब कि इसकी देख रेख की जो खर्च आता है वो आपका बहुत कम आता है। इसको आपके स्टोर करने के लिए जो की है स्टार्टिंग मैकेनिज्म की जो की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी हानियां हम पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज की अगर लाभ है तो उसकी हानियां भी जरूर से होती हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है? आपके स्टार्ट करने के दौरान हैवी लोड से जुड़े होने के कारण इसमें हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करता है। मतलब कि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें हाई लोड से जुड़े होने के कारण इसमें हाई स्टार्टिंग करंट, आपका मतलब कि ज्यादा मात्रा में करंट उत्पन्न होने लगता है। यह स्टार्टिंग पीरियड के दौरान वोल्टेज में कमी कर देता है। ठीक, इसका स्पीड कंट्रोल मुश्किल होता है, मतलब कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक, नियंत्रण करना काफी कठिन होता है। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है, जिसके कारण कम लोड पर इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। मतलब कि क्या होती है, कम लोड जैसे जैसे आपका होगा तो इसकी इफिशियंसी भी कम हो जाती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में होने वाली समस्याएं। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपकी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये आपकी मशीन सेकंड की फर्स्ट क्लास है, रिवीजन क्लास आपकी फर्स्ट है ये। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो सभी सब्जेक्ट की आपकी रिवीजन क्लास लाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी पीएलसी और आईएमईडी की आ चुकी है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि एक बार जाकर आप देख लें, ताकि जब हम आपको रिवीजन कराएं पीएलसी और आईएमईडी का तो आपको एक बार में सभी चीजें समझ में आए। देखिए, बहुत ही बढ़िया तैयारी आपको कराई जा रही है 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही बढ़िया चैनल पर जो कि आपको 1 नंबर तक पर तैयारी आपकी कराई जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके पेपर अगर होते हैं और आपने अगर सभी क्लासें ली हैं तो एक बढ़िया नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में होने वाली समस्याएं। देखिए, इन्वायरमेंटल आपके रिलेटेड फॉल्ट। ठीक, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक रिलेटेड फॉल्ट, मतलब कि आपके विद्युत से संबंधित फॉल्ट। ठीक, पहला आपका होता है इसमें बाइंडिंग फॉल्ट, सिंगल फेज फॉल्ट और आपकी क्रॉलिंग। ठीक, तीसरा होता है मैकेनिकल रिलेटेड फॉल्ट। देखिए, इनबैलेंस आपके रोटर बियरिंग, आपकी बियरिंग फेलियर, मतलब कि बियरिंग का फेल हो जाना। देखिए, आपका कोरोजन। ठीक, और आपका चौथा है इसमें लुब्रिकेशन प्रॉब्लम, मतलब कि स्नेहक। अब इन सभी प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में समस्या होती है वो होती है कौन सी? एनवायरमेंटल रिलेटेड फॉल्ट, मतलब कि पर्यावरण संबंधित फॉल्ट। देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि यह मोटर की अच्छे से देख रेख, मतलब कि मेंटेनेंस नहीं करते हैं। यदि हम मोटर की अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं तो समुद्र के कठोर वातावरण जहाज की मशीनरी पर इफेक्ट डालता है। मतलब कि आप सभी लोगों को पता है समुद्र का पानी क्या होता है, काफी ज्यादा खारा होता है। तो वह क्या करता है, आपकी मशीनरी पर इफेक्ट डालता है, मतलब कि प्रभाव डालता है। दूसरा आता है इसमें कि समुद्र में वायु के तापमान में नमी की मात्रा आपके इंडक्शन मोटर के वर्किंग, आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालती है। मतलब कि देखिए, जब आपकी मोटर आपकी पानी में समुद्र में रहेगी तो उसके अंदर वातावरण के कारण उसमें अंदर नमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, इंडक्शन मोटर की वर्किंग परफॉर्मेंस में इफेक्ट डाल देती है और कमी आ जाती है उसकी वर्किंग में। इसमें तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि मोटर अन्य बड़ी मशीनरी मुख्य इंजन पर स्थापित होती है, जिससे कि आपकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो मोटर के भागों को प्रभावित करती है। ठीक, मोटर को गलत जगह स्थापित करना या इससे जुड़ा लोड भी मोटर की इफिशियंसी को क्या कर देता है, कमी कर देता है, मोटर की इफिशियंसी को कम कर देता है। इसके बाद देखिए, दूसरा आपका आता है इसी में इलेक्ट्रिक रिलेटेड फॉल्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक रिलेटेड फॉल्ट में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसी में कि इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉल्ट के कारण मोटर में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक या आपकी लाइन वोल्टेज की अनबैलेंस सप्लाई। ठीक, सिस्टम में अर्थ फॉल्ट या आपकी सिंगल फेज या आपका शॉर्ट सर्किट आदि की समस्याओं विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहलाते हैं। ठीक, ये समस्या किसके अंतर्गत आती है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। अब इलेक्ट्रिक रिलेटेड फॉल्ट के अंतर्गत आपके आते हैं सबसे पहला बाइंडिंग फॉल्ट
देखिए स्टेटर में प्रदान की गई बाइंडिंग आपके शॉर्ट सर्किट के कारण इंसुलेटर में समस्या के कारण फेल हो सकती है। ठीक, ये आपकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग फॉल्ट कहलाती है। सिंगल फेज फॉल्ट क्या कहलाते हैं कि जब थ्री फेज सप्लाई का एक या एक से अधिक फेज आपके लॉस्ट हो जाता है। ठीक, आपके क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो रनिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर चलती रहती है, जिससे कि क्या होता है, लेकिन तापमान और ऊंचे पैरामीटर पर इस कंडीशन को सिंगल फेज के रूप में जो कि है जाना जाता है, सिंगल फेज फॉल्ट के रूप में जो कि इसको हम जाना जाता है। अब आता है आपका क्रॉलिंग। देखिए यह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट का मिश्रण होता है। जो आपकी क्रॉलिंग होती है यह आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट का मिश्रण होती है, जहां फुल लोड यूज पर भी आपके इंडक्शन मोटर कम स्पीड पर चलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगले आते हैं हमारे मैकेनिकल रिलेटेड फॉल्ट। ठीक है, लास्ट आपका है ये कि देखिए मोटर में कई मैकेनिकल भाग होते हैं। आपके सभी लोगों को पता है कि मोटर में जो कि कई प्रकार के मैकेनिकल भाग होते हैं और एक दूसरे के साथ और लोड के साथ उनका संरेखण मोटर एफिशिएंसी में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। ठीक, इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका आता है मैकेनिकल रिलेटेड फॉल्ट के अंतर्गत आपका इनबैलेंस्ड मोटर क्या है। देखिए रोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एकमात्र ऐसा मूविंग पार्ट है यदि आपके शाफ्ट रोटेटेड एक्सिस और आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के बीच आपके असंतुलित होती है, तो यह सिस्टम में कंपन और एफिशिएंसी लॉस उत्पन्न कर देता है। देखिए जब आपका इनबैलेंस होगा तो क्या होगा, आपकी मोटर में जो कि है कंपन उत्पन्न हो जाता है और क्या कहता है, एफिशिएंसी लॉस उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है अगला बियरिंग फेलियर। देखिए बियरिंग फेलियर क्या है, मोटर और रोटर पर दो बियरिंग से फिट किया जाता है। मोटर को रोटर पर क्या करते हैं हम, दो बियरिंग की सहायता से जो कि इस तरह से फिट कर देते हैं। ठीक है, फिट किया जाता है जो सॉफ्ट के सपोर्ट और स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए प्रत्येक एंड पर होती है। अगर समय समय पर इसकी मरम्मत नहीं होती है तो इसमें जो कि है फॉल्ट आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, बियरिंग फॉल्ट कहते हैं। जंग लगना। देखिए जंग क्या है, जब एक जहाज में स्थापित मोटर के आसपास नमी आ जाने के कारण मोटर में जंग लग जाती है। सभी लोगों को पता है कि जब आपका मोटर का लोहा किसी भी नमी या पानी के संपर्क में आता है तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जिससे बियरिंग के बीच शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब अगला हमारा आता है इसमें ल्यूब्रिकेशन प्रॉब्लम। देखिए ल्यूब्रिकेशन प्रॉब्लम क्या है, ल्यूब्रिकेशन की कमी के कारण मोटर के भागों में घर्षण के कारण मोटर खराब हो सकती है। ल्यूब्रिकेशन क्या है, ल्यूब्रिकेशन मतलब कि ग्रीस वगैरह लगाना, उसकी मोटर की ऑयलिंग करना, तो यही सभी आपके ल्यूब्रिकेशन होती है। देखिए जब हम ल्यूब्रिकेशन नहीं करेंगे तो मोटर में क्या हो जाता है, मोटर में घर्षण उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है यहाँ पर आपका है थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हर पेपर में हर बार 100% पूछा ही जाता है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आरएमएफ निकालना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर ही इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हमने वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास इस क्वेश्चन को किया है, तो आप वहां से जाकर जो कि इसको देखें और बड़ी आसानी से समझें और इसको आप 100% अच्छे से रट लें। ठीक, क्योंकि 100% आपका ये पेपर में आपसे पूछी ही जाती है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है आज का स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। देखिए स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर वातावरण में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक, आपकी जो थ्री फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर होती है ये जो कि है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसमें घूमने वाले भाग रोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। आपकी जो इसमें रोटर लगा हुआ होता है उसकी संरचना कैसी होती है, गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। इसी कारण से इस मोटर का नाम गिलहरी पिंजरा मोटर रखा गया है। मतलब कि क्या है, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर इसका नाम रखा गया है। इस मोटर के रोटर में आपके बाइंडिंग के लिए छड़ों का यूज किया जाता है, जिसको रोटर ड्रम में
इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि रोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान दिखती है। मतलब कि आपकी इसकी संरचना इस तरह से दिखती है कि गिलहरी के पिंजरा आपका सामने रखा हुआ हो। अब संरचना में हम देखेंगे कि यह निम्न भागों में मिलकर बनता है। यह निम्न भागों से मिलकर आपका बनता है सिंगल फेज आपका 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। देखिए, पहला आपका होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर, तीसरा होता है बियरिंग और चौथा होता है आपका फैन। तो इन चारों के बारे में जो कि हम थोड़ा थोड़ा सा जरूर से लिखेंगे। देखिए, रोटर के बारे में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटर के बारे में। स्टेटर में लिखेंगे कि देखिए इंडक्शन मोटर का स्टेटर अल्टरनेटर के स्टेटर के समान ही होता है। मतलब कि जो आपका इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है वो अल्टरनेटर मोटर के स्टेटर के समान ही एक जैसा ही होता है। यह भाग सिलिकॉन इस्पात की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। मतलब कि सिलिकॉन इस्पात की गोल पत्तियों को इकट्ठा कर इस भाग को बनाया जाता है और स्टेटर में 3 फेज बाइंडिंग होती है जिसे 3 फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। सभी लोगों को पता है कि आपके स्टेटर में क्या होता है, 3 फेज बाइंडिंग होती है और जिसको 3 फेज एसी सप्लाई हम प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं रोटर। देखिए, रोटर में क्या लिखेंगे हम कि मोटर के इस घूमने वाले भाग रोटर में वाइंडिंग के लिए छड़ों का यूज किया जाता है। रोटर में छड़ों के द्वारा बाइंडिंग करने के बाद उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। जब भी रोटर को 3 फेज के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो रोटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा इसका भाग क्या है हमारा, वियरिंग्स। देखिए, वियरिंग्स में क्या लिखेंगे, यह रोटर गति के लिए आधार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ठीक, और बियरिंग मोटर के आपके स्मूथ रोटेशन को बनाए रखता है। मतलब कि बियरिंग क्या करता है, आपकी मोटर के स्मूथ रोटेशन, मतलब कि मोटर का ठीक आपके बियरिंग को आपके स्मूथ रोटेशन मतलब कि आराम से घुमा देता है। ठीक है, फैन क्या है, फैन में हम लिखेंगे कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में फैन का यूज रोटेशन के द्वारा आपकी वाइंडिंग गर्म हो जाती है। आपकी देखिए, जब मोटर के अंदर रोटर और जो आपकी बाइंडिंग से घूमती हैं तो क्या होता है, बाइंडिंग के अंदर गर्म हो जाती है। तो बाइंडिंग के अंदर आपकी गर्माहट आ जाती है मोटर के। ठीक, मोटर के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। इसको एक निश्चित तापमान बनाए रखने के लिए मशीन के पीछे पंखा लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो अंदर की हीट को आपकी इकट्ठा करके बाहर की ओर निकाल सके। ठीक है, अब यूज हम पढ़ लेते हैं, इसके उपयोग क्या क्या है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मशीन टूल्स में, औद्योगिक ड्राइव में, बड़े आपके ब्लोअर और फैन में और आपके लेथ और अन्य टर्निंग उपकरणों में हम क्या स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, आपके प्रकार आते हैं कि टाइप ऑफ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। देखिए, आपकी टाइप ऑफ स्क्वायरल गेज में सबसे पहला टाइप आपका आता है सिंगल गेज रोटर मोटर। देखिए, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से एक बेलनाकार ड्रम बनाया जाता है जिसके अंदर कॉपर की छड़ों को फिट किया जाता है तथा इन छड़ों के दोनों साइड के सिरों को कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से आपके शॉर्ट कर दिया जाता है। छड़ों को शॉर्ट करने के लिए छड़ों और आपके छल्लों को आपके ब्रिजिंग या आपके वेल्डिंग किया जाता है। ठीक, क्या करते हैं हम, वेल्डिंग कर देते हैं। इसका उपयोग देखिए, सिंगल गेज रोटर मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, लेथ मशीन में। ठीक, आपके ड्रिल मशीन में, सॉमिल में। ठीक, राइडर और आपके वाटर पंप में हम सिंगल गेज रोटर मोटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, दूसरा टाइप आपका इसी में आता है कि डबल गेज रोटर मोटर। हमने अभी पढ़ा था सिंगल गेज रोटर मोटर, अब हम पढ़ेंगे डबल गेज रोटर मोटर। देखिए, इस प्रकार की मोटर के रोटर की संरचना मोटर के रोटर की संरचना सिंगल गेज रोटर के समान ही होती है, परंतु इसमें आपके वाइंडिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाली छड़ों की 2 परतें होती हैं। ठीक, इसमें क्या होती हैं, आपकी उपयोग की जाने वाली छड़ों की 2 परतें होती हैं। इसमें अंदर वाले छड़ों की परत को
आपके इनर गेज और बाहरी वाली छड़ों की परत को हम क्या कहते हैं, आउटर गेज कहते हैं। इसका उपयोग देखिए हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं डबल गेज रोटर मोटर का उपयोग आपकी आटा चक्की में, आपकी स्लॉट मशीन में और आपके टेक्सटाइल मिल में इसका उपयोग हम करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए किसी भी मोटर के बारे में आपको लिखना हो, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका 5 से 6 लाइन का हो जाता है, ठीक। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं संरचना, संरचना के बाद हम लिखते हैं वर्किंग, और वर्किंग के बाद अगर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके पता है तो 2-2, 3-3, 4-4 एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके लिख देते हैं। और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं उपयोग, कि इस मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। ये 4-5 चीज अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2.5 से 3 पेज बड़ी ही आसानी से किसी भी मोटर से आप भर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए 3 फेज की स्क्वायरल गेज, 3 फेज की स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम होने के कारण अत्यधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का निर्माण किया गया। देखिए अब जब हमारे पास स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर थी तो हमने स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों बनाई। देखिए अगर आपके पास मान के चलिए स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो आपने फिर क्या जरूरत ऐसी हमको पड़ी कि स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर बनाई गई, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। देखिए स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम होने के कारण, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम होने के कारण अत्यधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए हमने जो कि है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का निर्माण किया है, ठीक है। इनको हिंदी में सर्पी वलय प्रेरण मोटर भी कहते हैं। अगर आपसे बाय द वे हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्पी वलय प्रेरण मोटर को उदाहरण इसको जो कि है संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो आप समझ जाइए कि स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर है। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आप जब भी पेपर आपके सामने आए तो उसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में आप लोग जरूर से पढ़ें, ठीक है। आप ही को ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि इसकी बनावट अन्य मोटरों से अलग होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मोटर में घूमने वाले भाग रोटर की शाफ्ट के ऊपर 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, जिसके कारण इसका नाम स्लिप रिंग रखा गया। देखिए इस मोटर में घूमने वाले भाग रोटर की शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर इसका नाम रखा गया। संरचना में हम देखेंगे कि अन्य मशीनों की तरह इस मोटर में भी मूल रूप से 2 भाग होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। देखिए ज्यादातर आपकी मोटरों में 2 भाग ही होते हैं, स्टेटर और रोटर। अब किसी स्टेटर में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वो रोटर में भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है। स्टेटर में हम लिखेंगे कि यह स्क्वायरल गेज 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होता है। और रोटर में हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार के रोटर की संरचना शाफ्ट पर स्लिप रिंग आरोपित के साथ ही जो कि है की जाती है, ठीक। अब इसी में हम रोटर में लिखेंगे कि इसलिए इसे स्लिप रिंग टाइप रोटर भी कहा जाता है। अब वर्किंग में कार्य सिद्धांत में हम लिखेंगे कि यह मोटर भी आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब इस मोटर के रोटर को 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में एक घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए जैसे ही हम किसी भी मशीन को आपकी सप्लाई प्रदान करते हैं तो उसके स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि आपका रोटर घूमने लगता है और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को रोटर चालक काटते हैं तो रोटर में भी विद्युत चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है और रोटर चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इतनी सी थी इसकी वर्किंग, बड़ी आसान सी वर्किंग हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद इसकी लाभ और इसकी हानियां भी हम पढ़ लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में हम पढ़ेंगे कि हाई इनर्टिया लोड के लिए आपके हाई स्टार्टिंग टॉर्क और आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण इसमें स्टार्टिंग करंट कम होता है और 50% से 100% फुल स्पीड पर रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक।
हानि इसकी क्या क्या है, देखिए कॉपर लॉस ज़्यादा होता है और एफिशिएंसी इसकी कम होती है और यह काफ़ी महंगी होती है। ये कुछ इसकी हानियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम समझते हैं कि रोटर और स्टेटर फील्ड की लॉगिंग, रोटर और स्टेटर फील्ड की लॉगिंग, ठीक। लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड। देखिए जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें हम देखिए क्या लिखेंगे कि स्टेटर तथा रोटर तीथ के बीच, स्टेटर और रोटर के तीथ के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना से, मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना को तीथ लॉकिंग कहा जाता है। वर्किंग, देखिए बाइंडिंग में फुल वोल्टेज लगाने के बाद भी, बाइंडिंग में फुल लोड वोल्टेज लगाने के बाद भी 3 फेस इंडक्शन मोटर का रोटर स्टार्ट करने के लिए आपके विफल रहता है, ठीक। स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है, विफल रहता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्टेटर और रोटर आपके स्लॉट की संख्या या तो बराबर हो या एक आपके इंटीरियल अनुपात होती है, ठीक है। लॉकिंग की प्रक्रिया को कम करने तथा समाप्त करने के लिए आपके स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर के बराबर कभी नहीं बनाई जाती है। देखिए लॉकिंग की प्रक्रिया को कम या समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर के बराबर कभी भी नहीं बनाते हैं। इसे तिरछा रोटर का उपयोग करके भी कम किया जाता है। देखिए अगर हम तिरछे रोटर का उपयोग कर लेते हैं तो लॉकिंग की समस्या को हम जो किया खत्म कर सकते हैं। अब देखिए रोटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ईएमएफ एंड करंट क्या होता है, इन सभी के बारे में जो कि हम बड़े ही अच्छे से जानेंगे। देखिए रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के आपके डायरेक्टली समानुपाती होती है। स्टार्टिंग टॉर्क रोटर करंट के डायरेक्टली समानुपाती होती है। देखिए इस प्रकार की मोटर का इस प्रकार मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए रोटर रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखिए जब भी हमको मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटाने से घटता है। अगर आप रोटर स्टार्टिंग टॉर्क घटाएंगे तो आपका रोटर रेजिस्टेंस घटेगा और अगर आप स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाएंगे तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। यही कारण है कि आपके गेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर की अपेक्षा फेज वाउंड मोटर इंडक्शन मोटर का जो की है स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई, मतलब कि बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक। इंडक्टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए कोई भी बाइंडिंग ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करती है। कोई भी बाइंडिंग आपकी ऊर्जा को क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर करती है, इकट्ठा करती है। जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तित होता है, जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तित होता है तो यह क्षेत्र धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक। यह क्षेत्र क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। बाइंडिंग के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। बाइंडिंग के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, हेनरी, इसका मात्रक जो कि है होता है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, ईएमएफ आपका क्या होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखिए किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार और हम पढ़ेंगे कि किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट ईएमएफ का मात्रक जो कि है होता है। करंट के बारे में पढ़े, देखिए करंट धारा विद्युत आवेश की गति या प्रवाह की दर को धारा या विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की गति या प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की गति या प्रवाह की दर को हम कहते हैं क्या, धारा या विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई प्रणाली में इकाई एम्पियर होती है, ठीक। और आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, जहां Q बराबर आवेश है और T क्या है, हमारा समय है। तो ये थी आपकी धारा। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम जो कि यहीं तक आपका वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपकी अगली रिवीजन क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें सभी लोग। और अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो या तो आप नोट्स बना लें, और अगर आपको नोट्स बनाना नहीं है तो हमारे चैनल पर आपको सभी नोट्स जो कि है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
पर नोट्स जो कि है प्राइस है आपका 49, लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो 149 में आपको पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी नोट्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपके पीएलसी, आरएससी, मशीन 2 और स्विच गियर और आईएमईडी ये सभी शामिल हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 87388 आपका 16305 पर आप मैसेज कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें और आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको सबसे सरल और आसान भाषा में मिल जाएंगे। आपको नोट्स यही वाले दिए जा रहे हैं जिससे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, सभी लोग अपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग कहेंगे तो सभी सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लाई जाएंगी, ठीक है। और पीएलसी और आईएमईडी की ब्रह्मा सीरीज जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो लोग जाकर जरूर से देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।